Everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss preemption, जिसे हिंदी में हम लोग हक सुफा कहते हैं एंड इसे अग्र क्रयाधिकार भी कहा जाता है। इसको डिस्कशन करने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसमें कॉल मी फॉर ऐप के लिंक दिए हुए हैं, आप मेरे से उसके थ्रू बात कर सकते हैं एंड कुछ लीगल टॉपिक हो या लीगल डिस्कशन हो, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। एंड जहां तक बात किया जाए इंस्टाग्राम की भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट हुई या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आजकल के जो लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं या फिर हमारे वीडियो के लिंक हो गए, हमारे वीडियो के जो थंबनेल हो गए, उसे मैं अपलोड करती हूँ एंड लाइव भी आती हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी पेज को भी आप फॉलो कर लेंगे एंड जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हूँ, जितने भी टॉपिक हो गए, जितने भी सब्जेक्ट हो गए, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, आप उससे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होता है और प्रीएम्पशन के अंतर्गत जो केस है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके अंतर्गत क्या क्या चीज दिए हुए हैं, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होता है हम जानते हैं। इसको प्रीएम्पशन को जानने से पहले, बोर्ड पर देखने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके नॉलेज को। जैसे कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, आपको पता होगा कि हम एक गली में रहते हैं या फिर मोहल्ले में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी एरिया में रहते हैं। तो हम आसपास के जितने भी लोग हैं रहते हैं उन लोग को सभी को जानते हैं, चाहे आपके चाचा हो गए, चाहे आपके पड़ोसी हो गए, चाहे आपके सहयोगी हो गए, चाहे आपके पार्टनर्स हो गए, चाहे आप कहा जाए कि आपके फ्रेंड्स लोग हो गए। तो सारे लोगों को हम लोग जानते हैं, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उन लोग को जानते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो समाज है, हमारी जो कम्युनिटी है, हम चाहते हैं कि हम ही लोग के जो रिश्तेदार हैं, हम ही लोग के जो जानकार है, वही लोग हमारे पड़ोस में रहे, यही हम लोग चाहते हैं। तो प्रीएम्पशन यही चीज कहता है कि आप जो है स्ट्रेंजर को कोई भी प्रॉपर्टी देने से पहले आप क्या कीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी को स्ट्रेंजर को देने से पहले आप अपने किसी सहयोगी को, अपने किसी पार्टनर्स को प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कीजिए। यही चीज कहता है प्रीएम्पशन। यहाँ पर कहा जाए कि प्रीएम्पशन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? प्रीएम्पशन का अर्थ होता है जोड़ना। इसमें कहता है कि आप किसी स्ट्रेंजर को अपनी प्रॉपर्टी देने से पहले अपनी सहयोगी, अपने पार्टनर्स, यहाँ तक कि आप अपने जो सहस्वामी है उसे उस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करें। यही चीज आपका प्रीएम्पशन कहता है। जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो पड़ोसी हो गए या फिर सहयोगी हो गए या फिर आपकी प्रॉपर्टी के पार्टनर्स हो गए, उसको सेल करने से पहले, जैसे कि उसको सेल करने से पहले अगर आप किसी स्ट्रेंजर को दे देते हैं, आप सेल करने से पहले किसी भी स्ट्रेंजर को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ये कोई इलीगल कार्य नहीं है, गलत कार्य नहीं है। लेकिन नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए, हजरत जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि नैतिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह एक आपत्तिजनक है। हमारे जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब का यही कहना था। और प्रीएम्पशन का अगर हम बात किया जाए कि प्रीएम्पशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखी हूँ कि ऑरिजिन ऑफ प्रीएम्पशन। तो इसकी स्टार्टिंग जो है सबसे पहले ब्रिटिश शासकों के द्वारा किया गया था। जो हमारे मुगल शासक हैं जब भारत में आए थे तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये प्रीएम्पशन होता क्या है, हक सुफा होता क्या है। जब मुगल शासक लोग आए, ब्रिटिश शासक लोग आए, तो यहाँ पर इस चीज़ों का शुरुआत हो गया, इस चीज़ों का आरंभ हो गया। और यह जो है हर जो रिलीजन है उन लोग के द्वारा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके अगल बगल की जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसको स्ट्रेंजर को ना देकर अपने जो स्वामी है, अपने जो पड़ोसी है, अपने जो रिश्तेदार हैं, उन लोग को यह प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करने के लिए कहता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि यह मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी ये बहुत अच्छा माने जाने लगा और हर रिलीजन के लोग इसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि हिंदू हो गए, चाहे मुसलमान हो गए, चाहे कोई भी रिलीजन है, ये प्रीएम्पशन का
जो नेचर है उसको पसंद किया जाने लगा और इस रूल को सभी लोग अपनाने लगे। ओके, सभी लोग अपनाने लगे। और इसकी जो शुरुआत है हजरत मोहम्मद साहब की बहुत सारी हदीसों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जैसे कि कहा जाए हदीसों के आधार पर इसका उद्गम जो है किया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि प्रीएम्पशन की राइट्स जो है कब होती है। प्रीएम्पशन की राइट्स जो है एक्सचेंज एंड सेल, जब तक एक्सचेंज, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी का एक्सचेंज है या फिर सेल है, उसी पे आप प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं। अगर आप कहा जाए कि जैसे कि आपका दान हो गया, सदका हो गया, वक्फ हो गया, या फिर उत्तराधिकार हो गया, एयर्स जिसे कहा जाता है, या फिर वसीयत कर रहे हैं, पट्टा कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, या फिर सशर्त सेल है, उसमें आपका प्रीएम्पशन का राइट्स जो है नहीं होता है। किसमें किसमें होता है? एक्सचेंज एंड सेल में होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन कौन प्रॉपर्टी का आप जो है प्रीएम्पशन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में यह बैठा हुआ रहना चाहिए कि सेल एंड एक्सचेंज को ही सिर्फ हम लोग, सेल एंड एक्सचेंज की प्रॉपर्टी को ही हम लोग सिर्फ प्रीएम्पशन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि आखिर यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलर लिखी हूँ, परचेजर लिखी हूँ एंड प्रीएम्पशन लिखी हूँ। परचेजर को हम लोग बायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सेलर मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। ओके, प्रॉपर्टी को बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मेरे बगल में कोई व्यक्ति है, वह अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। तो ये सेलर तो ऑफकोर्स मुसलमान होना चाहिए। सेलर जो है मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान लोग ही प्रीएम्पशन कर सकते हैं या फिर मुसलमान लोग ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेलर है मुसलमान होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतना डीपली जो है कोई नहीं पढ़ाता है। सेलर मुसलमान होना चाहिए एंड परचेजर बायर मींस क्रेता जो है। अब यहाँ पर दो केस हैं कि जैसे कि इसने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है परचेजर को बेच दिया। अब परचेजर जो है स्ट्रेंजर होगा, तो ये मुस्लिम में कहा गया है कि स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी बेचना जो है एक तरीके से कहा जाए कि नैतिकता के आधार पर यह एक आपत्तिजनक है। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा यह चीज तो कहा गया है और यह सभी मुसलमानों के द्वारा भी लागू किया जाता है। तो अब यहाँ पर किसी स्ट्रेंजर को बेचना नहीं है। अब किसे बेचना है? जैसे कि आपके हो जाते हैं, अब आप किसे बेच सकते हैं? यहाँ पर दो केस दिया हुआ है। दो केस है आपका शेख कुदरत उल्लाह वर्सेस मोहिनी मोहन शाह 1869 4 बंगाल 184 के केस में बताया गया है कि जैसे कि 1869 में कहा गया था कि यहाँ पर आप जो है किसी भी मुसलमान को ही सिर्फ आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ मुसलमान को ही प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। यहाँ पर इस केस में यही चीज बताया गया है। अगर मुसलमान नहीं है तो आपका प्रीएम्पशन जो है आपका जो है लागू नहीं किया जाएगा। प्रीएम्पशन जो है आप उस पर लागू नहीं कर सकते हैं अगर मुसलमान नहीं होगा। तो यहाँ पर इस केस में बोला गया है कि जो परचेजर है, बायर है, वो मुसलमान होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली जा रही हूँ। अब यहाँ पर इस केस में क्या कहा कि परचेजर जो है, बायर जो है मुसलमान होना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड केस आता है गोविंद दयाल का केस। गोविंद दयाल 1885 7 इलाहाबाद के केस में जो 775 के केस में बताया गया कि यहाँ पर जो परचेजर है मुसलमान हो या हिंदू, रिलीजन मायने नहीं रखता है। आप किसी को भी बेचिए, मुसलमान बेचिए चाहे हिंदू बेचिए, किसी को भी बेचिए, यहाँ पर रिलीजन मायने नहीं रखता है। यहाँ पर मायने नहीं रखता है। नॉन मुस्लिम परचेजर हो तो भी यहाँ पर प्रीएम्पशन किया जा सकता है। नॉन मुस्लिम परचेजर हो तो भी यहाँ पर प्रीएम्पशन किया जा सकता है। इस केस में ये चीज को बदल दिया गया। ये चीज को कहा जाए कि इस केस को कहा गया कि मुसलमान नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी हो तो आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल स्टेटस जो है मायने नहीं रखता है। इस केस में बताया गया कि मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप किसी को भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। ओके, इस केस में बताया गया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ एंड हिंदू। ओके, यहाँ पर आप किसी को भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं।
स्ट्रेंजर बस नहीं होना चाहिए, या फिर आप अगर आप स्ट्रेंजर को बेच भी रहे हैं तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर आप स्ट्रेंजर को बेच रहे हैं तो कैसे कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो है कैसे उस पर प्रियम्पशन का दावा कर सकता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे सेलर ने इस व्यक्ति को कोई भी चीजों को, कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज किया, कोई भी प्रॉपर्टी को बेचा, तो अब यहाँ पर ये जो हक सुफा है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर 3 पॉइंट से 3 जो कहा जाए कि 3 तरीके से प्रियम्पशन कर सकता है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से प्रियम्पशन कर सकता है, हक सुफा का दावा कर सकता है कि यह जो प्रॉपर्टी है मुझे दो, क्योंकि मैं जो हूँ इसके पास का रहने वाला व्यक्ति हूँ, इसके पड़ोसी हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी का पार्टनर हूँ, मैं इसका सह स्वामी हूँ, तो पहले मुझे बेचो, इससे पहले कि दूसरे को बेचने से पहले मुझे बेचो। यहाँ पर प्रियम्पशन का दावा ये व्यक्ति जो है कर सकता है। अब यहाँ पर प्रियम्पशन का दावा कौन कौन कर सकता है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रियम्पशन का दावा जो है सिर्फ मुसलमान व्यक्ति ही कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुसलमान व्यक्ति ही प्रियम्पशन का दावा कर सकता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति जो है प्रियम्पशन का दावा नहीं कर सकता है। नॉट हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान व्यक्ति ही प्रियम्पशन का दावा कर सकता है। यहाँ पर मैंने बोली कि सेलर जो है बेचने वाला मुसलमान होना चाहिए, बायर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों हो सकता है, एंड हक सुफा करने वाला व्यक्ति सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं हु कैन क्लेम द राइट्स ऑफ प्रियम्पशन। कौन कौन प्रियम्पशन का दावा कर सकता है, कौन कौन प्रियम्पशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, कौन कौन प्रियम्पशन के लिए कह सकता है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है को-शेयरर साफी ई शरीक। साफी ई शरीक में क्या बोलता है? को-शेयरर मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना है कि पड़ोसी से पहले कोई भी सहस्वामियों का प्रॉपर्टी में सबसे पहले हिस्सा होता है, कोई भी पड़ोसी से पहले। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, एक जो पॉइंट है यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कितने फीट की प्रॉपर्टी है? 200 फीट की प्रॉपर्टी है। अब 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र इसमें कहा जाए कि एक है आपका रवि एंड एक है आपका कवि। ओके, तो 100 फीट जो है दोनों भाई को मिल जाता है, 100 फीट दोनों भाई को मिल जाता है। अब कवि जो है बाहर में जॉब करता है तो सोचता है कि क्यों ना इस 100 फीट की प्रॉपर्टी को मैं बेच दूं। अब बेचेगा किसे? मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझाई हूँ कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है, स्ट्रेंजर को भी बेच सकता है। लेकिन स्ट्रेंजर को बेचने से पहले किसका सबसे पहले राइट्स होगा? ना तो आपका पड़ोसी का राइट्स होगा सबसे पहले, और ना ही किसी भी व्यक्ति का राइट्स होगा, ना ही प्रॉपर्टी के पार्टनर का राइट होगा। यहाँ पर सबसे पहले किसका राइट्स होगा? रवि का राइट्स होगा, क्योंकि रवि जो है क्या है? को-शेयरर है, मीन्स कि यहाँ पर सहस्वामी है। यहाँ पर यही चीज पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यही कहा है कि आपको पड़ोसी के व्यक्ति को बेचने से पहले आपको सहस्वामी को बेचना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर यह कहता है कि जो फर्स्ट क्लास है वो सेकंड क्लास को एक्सक्लूड कर देता है, सेकंड क्लास जो है थर्ड क्लास को एक्सक्लूड कर देता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्लास की ओर। फर्स्ट क्लास को आपने समझ लिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड सिया शाखा के अनुसार कहा जाए, सिया शाखा के अनुसार जो है प्रियम्पशन जो है सहस्वामियों तक ही सीमित होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सहस्वामियों तक ही सीमित होता है, और लेकिन इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि जब तक कि उसकी जो संख्या है, उनकी बेटों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, सिया लॉ के अंतर्गत, सिया शाखा के अंतर्गत। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है पार्टिसिपेटर मीन्स होती है सफी ई खलीद। यहाँ पर सफी ई खलीद क्या होता है? सफी ई खलीद के माध्यम से कहा गया है कि जैसे कि कोई भी हवा हो गई, या सीढ़ी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जल हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीजों का जल हो गया, सीढ़ी हो गया, गुजरने के लिए रास्ता हो गए, प्रकाश हो गए, हवा हो गए, उसके आधार पर आप प्रियम्पशन का दावा नहीं कर सकते हैं। तो किस आधार पर आप प्रियम्पशन का दावा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है। ओके,
तो एक व्यक्ति यहाँ रहता है, 2 व्यक्ति यहाँ रहता है, 3 व्यक्ति यहाँ रहता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है सभी लोग एक ही रास्ता से गुजर रहे हैं, सभी लोग एक ही रास्ता से गुजर रहे हैं। ओके, सभी लोग एक ही रास्ते से राइट ऑफ वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राइट ऑफ वे के अंतर्गत यहाँ पर जो है जो सुफा है वो सिर्फ प्राइवेट लैंड पर ही आप जो है सुफा का दावा कर सकते हैं, पब्लिक लैंड पर सुफा का दावा नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपका पार्टिसिपेटर के अंतर्गत बोला गया है। सफी ई खलीफ के अंतर्गत प्राइवेट लैंड के अंतर्गत आप जो है हवा, पानी, सीढ़ी या फिर जल हो गया, प्रकाश के माध्यम से आप सुफा का दावा कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक लैंड है उस पर आप राइट ऑफ वे के अनुसार आप सुफा का दावा नहीं कर सकते हैं, प्रीएम्पशन का दावा नहीं कर सकते। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ओनर ऑफ एडजॉइनिंग लैंड सफी ई जार। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत एक केस आता है रज्जाक बागवान वर्सेस इब्राहिम हाजी मोहम्मद हुसैन AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 2043। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत आपको पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में। इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन किया गया था एंड इसके अंतर्गत इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार किया गया था। तो आखिर इस केस में क्या बोला गया था इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि आप जो है पड़ोस के आधार पर आप किसी भी जैसे प्रॉपर्टी है उस पर जो है प्रीएम्पशन का दावा करना एक कस्टम है। कस्टम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही मुगलों के शासन काल से चला आ रहा है कि आप पड़ोस के आधार पर प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है पुराना हो गया, प्रथा हो गया, रूढ़ी हो गया, जिसे हम लोग अभी तक नहीं चला सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? अभी तक हम लोग चला नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब 44 अमेंडमेंट हुआ, इससे पहले क्या था कि प्रीएम्पशन के लिए आप जो है क्या करते थे कि आप जो है पड़ोस के आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी है, पहले क्या था कि 44 अमेंडमेंट से पहले आप जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते थे, कितनी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर सकते थे, ये एक लीगल था। आपको पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A यहाँ पर नोट आउट कर दे रही हूँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F, ए नहीं होगा F, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर पहले क्या था, 44 अमेंडमेंट से पहले कहा गया था कि कितनी भी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, रख सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन 44 अमेंडमेंट किया गया और इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज F को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक वॉइड है, यह मान्य नहीं है, यह चीज आपको कहा गया। इसलिए यहाँ पर आप जो है पड़ोस के आधार पर कोई भी संपत्ति हो गई या कोई भी प्रॉपर्टी हो गई उसके ऊपर जो है आप जो है हक सुफा नहीं कर सकते हैं, प्रीएम्पशन नहीं कर सकते हैं, यह चीज कहा गया। तो यहाँ पर हु कैन क्लेम द राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन के अंतर्गत सिर्फ को शेयरर को ही मान्यता दी गई एंड पार्टिसिपेटर को ही मान्यता दी गई। तो सिर्फ दो ही चीजों को मान्यता प्रदान की गई है, मीन्स कि यही व्यक्ति जो है प्रीएम्पशन का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओनर ऑफ एडजॉइनिंग लैंड है आपका सफी इजार को यहाँ पर इसको खत्म कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत। तो इसे हम लोग कट कर देंगे क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है इस केस के माध्यम से। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के अंतर्गत कहा गया है कि पड़ोस के आधार पर संपत्ति का प्रीएम्पशन करना, दावा करना कहा जाए कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वॉइड है, अमान्य है। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट आ जाता है कि कितने डिमांड्स के अंतर्गत आप जो है प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं। ओके, 3 डिमांड्स रिलेटिंग टू राइट प्रीएम्पशन। यहाँ पर 3 डिमांड्स की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 डिमांड से आप कोई भी प्रॉपर्टी को स्ट्रेंजर व्यक्ति को सेल करने से पहले आप जो है मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डिमांड की बात कही गई है तलब ई मुवासिबत, इमीडिएट डिमांड। इसमें कहा जाए कि यह एक अरबी वर्ड है। अरबी वर्ड इसका मीन्स होता है उछाल की मांग,
जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंजर को सेल किया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, तत्काल रिसेंट आप जो है क्या करते हैं कि डिमांड करते हैं कि यह प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दिया जाए, मुझे सेल कर दिया जाए और मुझे दे दिया जाए, ताकि जो है मैं इस जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर बन सकूं, इस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकूं। ये कहा जाता है प्रीएम्पशन का दावा किया जाता है। सेलर या परचेजर को डिमांड किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होती है कि ये डिमांड जो है उसका कोई फल नहीं मिलता है कि मीन्स इसको खारिज कर दिया जाता है, या फिर हम कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति को कोई भी असर नहीं होता है इस डिमांड का, इमीडिएट डिमांड का, तो सेकेंड डिमांड किया जाता है तलब ई इसहाद, मीन्स की कन्फर्मेटरी डिमांड। कन्फर्मेटरी डिमांड मीन्स होता है कि पुष्टकारी डिमांड। पुष्टकारी डिमांड में कहा गया है कि कोई भी जो फर्स्ट जो डिमांड है उसका कोई भी असर नहीं होता है, तो सेकेंड डिमांड किया जाता है। इसमें 2 विटनेस की आवश्यकता होती है। जो सेलर है, परचेजर है, उससे आप उस जो प्रॉपर्टी है उसकी मांग करते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी मुझे दे दिया जाए ताकि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकूं, उस प्रॉपर्टी को खरीद सकूं, तो सेकेंड डिमांड किया जाता है। यह प्रीएम्पशन कर सकते हैं, प्रीएम्प्टर के द्वारा प्रीएम्प्टर किया जा सकता है, प्रीएम्पशन किया जा सकता है, या फिर सेलर या परचेजर को कहा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दीजिए, मुझे बेच दीजिए, मुझे सेल कर दीजिए। अगर सेकंड डिमांड का भी कोई असर नहीं होता है, फर्स्ट डिमांड का कोई असर नहीं हुआ, फिर सेकंड डिमांड किए, सेकंड डिमांड का कोई असर नहीं हुआ, तो आप जो है थर्ड डिमांड करते हैं। इसे हम लोग थर्ड डिमांड को तलब ई तमलीक कहते हैं। यह सब एक अरबी वर्ड है। यहाँ पर कहा गया है पोजेशन डिमांड मीन्स होती है कि पोजेशन मीन्स कहा जाता है कब्जा का डिमांड। अब क्या होती है कि आप जो है सीधे जो फर्स्ट डिमांड है, सेकंड डिमांड है वो पूरा नहीं होता है, तो आप जो है थर्ड डिमांड करते हैं। थर्ड डिमांड में 2 विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधे आप जो है तत्काल आप क्या करते हैं, सूट फाइल कर देते हैं। सूट फाइल को तब किया जाता है जब कोई भी सेल किया जा रहा है कोई प्रॉपर्टी को, तो सेल की एग्रीमेंट के 1 ईयर तक ही आप जो है उस जो सूट फाइल कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद जो है आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। यही आपका फर्स्ट डिमांड एंड सेकेंड डिमांड एंड थर्ड डिमांड में कहा गया है। और टिल देन बाय बाय, थैंक यू।